नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का बच्चों पर खासा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन तीसरी लहर का अटैक बच्चों पर भी हो रहा है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी रायपुर और रायगढ़ के केवल 2 हॉस्टल में ही 200 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए। दूसरी तरफ प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जोरों पर है। प्रदेश के करीब 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। अब सवाल यही है कि तीसरी लहर का बच्चों पर कितना असर पड़ेगा और वैक्सीन से बच्चों को कितनी सुरक्षा मिल पाएगी। इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो चली है। कोरोना के साथ साथ इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मामलों में तेजी आई है। 29 दिसंबर को प्रदेश में जहां 106 नए मरीज मिले थे, तो वहीं बीते शनिवार को यह आंकड़ा 3400 के पार हो गया। यानी रोज मिलने वाले नए मरीज सिर्फ 9 दिन में ही करीब 34 गुना बढ़ गए हैं। इसी बीच नौनिहालों पर भी कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तीसरी लहर का असर जितना बड़ों पर हो रहा है, उतना ही इसका प्रभाव बच्चों पर भी है। रायगढ़ के नवोदय विद्यालय हॉस्टल से 50 से ज्यादा छात्र, रायपुर के IIT भिलाई कैंपस से लगभग 150 छात्र संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा रायपुर एम्स से 33, मेकाहारा से 25, राजनांदगांव से 36, अपोलो भिलाई से भी क्लस्टर में मरीज मिले हैं। इधर अलग अलग जगहों से भी बच्चे और किशोर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि इस बार सभी जिलों के अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां NICU और ICU वार्ड बनाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसमें बच्चों को क्लस्टर संक्रमण कई जगह मिला है, जो पर्याप्त सावधानी नहीं रखने के कारण से हो सकता है। बच्चों, वृद्धजनों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर, किडनी, थायराइड, ये रोगी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाना चालू कर दिया गया है। इसको लगवा करके शीघ्र अपने बच्चों को और किशोरों को सुरक्षित करना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन के छत्तीसगढ़ सचिव डॉक्टर प्रशांत जायसवाल का कहना है कि पिछले दोनों चरणों में बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन उनमें गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। इस बार बच्चों में संक्रमण फैला है। इस बार वायरस में बदलाव हो चुका है, जो ऊपर से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लेकिन वैज्ञानिक इसकी भी आशंका जता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का अधिक फैलाव नए वेरिएंट को जन्म देगा। इसके संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अभी अगर हम वर्तमान ओमिक्रॉन के परिदृश्य में देखें तो मोस्टली जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, निमोनिया नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों में भी संक्रमण दिख रहा है जैसे पूर्ववत था। लेकिन इसको हमें लापरवाही से नहीं लेना। बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं, सभी संक्रमित हो सकते हैं ओमिक्रॉन से। और जो हमारे पास इनिशियल अभी जो डाटा है वो बहुत पुख्ता नहीं है, इसे लापरवाही नहीं लेना, हमें लापरवाही नहीं लेना है और जितना हो सके हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। कोरोना की दूसरी लहर का असर बच्चों पर भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार बच्चे क्लस्टर में संक्रमित हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए शासन की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके 18 साल से कम उम्र के बच्चे लगातार संक्रमित हो रहे हैं। वहीं प्रदेश में 15 से 18 साल वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जोरों पर है। प्रदेश के करीब 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। अब सवाल ये है कि तीसरी लहर का बच्चों पर कितना असर पड़ेगा। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर माला चौधरी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं भिलाई से। माला जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। एक अहम बात आज बच्चों को लेकर हम कर रहे हैं, ओमिक्रॉन, कोरोना और डेल्टा वेरिएंट, इन तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर एक डर बना हुआ है, लगातार मरीज मिल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के पर्पस में अगर हम बात करें तो जिस तरह से मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स ज़्यादा इसमें शामिल हैं। हेलो जी माला जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया हो तो जवाब दीजिएगा। जी 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 जी
जैसा आपने कहा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ये हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो इस प्रकार के जो वेरिएंट दिख रहे हैं, इसमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 ये एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से एक्ट करता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो मैकेनिज्म से ये एक्ट करता है वो माइल्डर वेरिएंट है। तो इसमें ज्यादातर मरीज हमारे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डर सिवियरिटी के होते हैं। और रही बात बच्चों में इसका प्रभाव होने की, तो जिस प्रकार ये संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज को फैलता है, उसी प्रकार उसी मैकेनिज्म से इसका ट्रांसमिशन बच्चों में भी हो सकता है। जी, माला जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर कोई ख़ास तैयारी हमें करना है या फिर जो बड़ों के लिए सावधानियां हैं और जो बड़ों के लिए कुछ घरेलू टिप्स हैं या बड़ों के लिए जो दवाइयां हैं, क्योंकि यहाँ बात बच्चों की है। बच्चों में अगर हम बात करें तो एक दिन का हो चाहे वो 15 साल का हो, क्योंकि 15 साल के बाद तो वैक्सीन लगना शुरू हो गई, लेकिन उसके बीच के जो बच्चे हैं वो ज़रूर छूट रहे हैं। जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना रोल किया है और 15 से 18 वर्ष के बच्चे अभी वैक्सीनेट होना शुरू हो गए हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं 9 लाख बच्चे अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। बच्चों में क्योंकि वैक्सीनेशन 15 साल से छोटे बच्चों में नहीं हुआ है, जो प्रिकॉशंस हमने रखने हैं वो सबसे पहले तो पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स जो अडल्ट हैं वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इससे बच्चे को भी एक हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा, जो लैक्टेशनल मदर्स हैं वो अपना ब्रेस्ट मिल्क 2 साल तक के बच्चों को जरूर कंटिन्यू करें। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, तो 2 साल से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उनमें नेचुरल इम्यूनिटी माँ के दूध से आ सकती है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क हमने कंटिन्यू करना चाहिए। WHO कहता है कि लेस देन 12 इयर्स में मास्क बच्चे पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते, बट 12 साल से ज्यादा वर्ष वाले बच्चों को मैंडेटरी है मास्क पहनना। 5 साल से 12 साल तक के बच्चे को ऑप्शनल हम मास्क पहना सकते हैं। और आजकल विभिन्न प्रकार के मास्क अवेलेबल हैं जो कि 3 लेयर्ड हैं, जिसमें उनके फेवरेट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहते हैं मास्क पहनने में। और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि कफ एटिकेट दिखाना या तो हैंड हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स, और जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है, मतलब मास्क जो है उसका सील बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढका होना चाहिए। हम ये बातें तो करते हैं, मगर जब तक पेरेंट्स रोल मॉडल नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी उस चीज का अनुकरण नहीं करेंगे। तो हमने टॉक एंड वॉक नहीं बोलना है, हमें इसको एक्चुअली प्रैक्टिस में लाना है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि प्रैक्टिस में लाना है। सवाल ये भी है डॉक्टर माला जी कि अब हम ऑनलाइन एग्जाम्स का भी हम तरीका देख चुके हैं, ये क्या वक्त है, इस वक्त पर क्या डिसीजन होना चाहिए? सारे डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल के हों, सरकारी अस्पताल के हों, उन्हें क्या सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को क्या वाकई कोई एक्शन लेने के लिए कहना चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे जहाँ जहाँ बच्चे सामने आ रहे हैं या कहें कि जो मरीज सामने आ रहे हैं बच्चों के रूप में, वहाँ क्या स्थिति होना चाहिए या आगे स्वास्थ्य विभाग क्या एक्शन ले सकता है? ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एडवाइजरीज द्वारा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कितना संक्रमण है, कितना इन्फेक्टिविटी रेट है, कितनी पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व है और कितनी बचाव मतलब वैक्सीनेटेड है, ये पूरा समीकरण देखकर हमको तय करना चाहिए कि स्कूल्स में ऑनलाइन जो स्टडीज है वो कंटिन्यू रहे या ऑफलाइन स्कूल्स ओपन हो। तो ये समीकरण जैसा जैसा चेंज होता है, आपके अनुसार आंकड़ों पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्शन, यहाँ किस तरह का एक्शन सरकार ले सकती है, स्वास्थ्य विभाग ले सकता है, शिक्षा विभाग ले सकता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता विनय वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, अगर रायपुर की हम बात करें, आज शाम का भी जब हम डेटा लेंगे तब और हमें पता चलेगा कि किस तरह की स्थिति है। सवाल यह है कि एजुकेशन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस मोड में वो जाना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन?
देखिए, ये घोषित तो कर दिया गया है कि ऑनलाइन जैसे ही संक्रमण बढ़ेगा तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो शुरू कर दी गई। रायपुर सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऑनलाइन जो संक्रमण दर बढ़ा है वहां ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, और ऐसे और भी जिले हैं जहां पर संक्रमण दर अगर मिलता है ज़्यादा तो उसमें ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम केवल वैक्सीनेशन के भरोसे बैठे रहे तो संक्रमण वाकई में तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पिछले आप 2 चरणों में बात की जाए तो शुरुआती समय में ये बात आई थी कि बच्चों में जो संक्रमण है वो फैल सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय अंतराल बीता उसमें ये पता चला कि बच्चों में ये संक्रमण नहीं फैला, क्योंकि उस दौरान बच्चे घर में रहते थे और जो तमाम ऐसे में घर में रहने के कारण से तमाम जो ICMR गाइडलाइन है वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली वो पालन होती थी। लेकिन इस बार जो बच्चे बाहर रहे और ऐसे में जब उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था और वो एक दूसरे से कंटेनमेंट होते रहे तो कंटेन होने के दौरान में उनका संक्रमण धीरे धीरे फैल गया। और ये जो आंकड़ा काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये देखा जाता है अगर उस समय 300 अगर मरीज आते थे प्रतिदिन पूरे प्रदेश भर में, तो उसमें से 40 या 50 तो बच्चों का आंकड़ा आता था। इसका मतलब है कि लगभग 20% 30% आंकड़ा बच्चों का आता था। ये माना जाता है कि बच्चे पूरे प्रदेश में जितनी आबादी है उसके 26.57% बच्चे हैं यहाँ पर। ये अगर उसी रेशियो में अगर बच्चे यहाँ पर संक्रमित मिलते हैं तो खतरनाक स्थिति है। उससे कम जो बच्चे मिलते हैं तो स्थिति को कंट्रोल करने की जो सक्षम है, जो क्षमता है वो स्वास्थ्य विभाग की है। लेकिन उस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में 40-30% बच्चे संक्रमित हो गए। हालांकि जब से नाइट कर्फ्यू और तमाम जो स्कूल बंद हुए, पाबंदियाँ लागू की गई, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए, उसके बाद से संक्रमण की रफ्तार थोड़ी रुकी, लेकिन अभी भी जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इस पे स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। हालांकि जो 3 तारीख से 3 जनवरी से बच्चों में टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ये हम भी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी ये कहता है, ICMR भी करता है, WHO भी कहता है कि जब तक दोनों डोज पूरे नहीं हो जाते कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन दोनों डोज लगवाने के बाद भी ना आप सोशल में समाज में घूम सकते हैं, बिना मास्क के घूम सकते हैं। इन सब तमाम जगह चीज़ की तो संक्रमित होना जो निश्चित है। तो ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये नियम केवल बच्चों के लिए लागू नहीं होता, ये नियम सभी के लिए लागू होता है, बच्चों के लिए लागू होता है। आज जो आंकड़े शुरुआती देर में आए हैं कि रायपुर में करीबन 1000 के पास में आंकड़े आज फिर से पहुंच रहे हैं, तो उसमें भी बच्चे जो 2 साल के हों, 5 साल के हों, या 10 साल के हों, या 12 साल के हों, उसमें भी बच्चों का जो संख्या है वो 3 या 4 है। तो इसमें ये हो सकता है कि बाद में आंकड़े और बढ़ जाएं, लेकिन फिलहाल जो संक्रमण दर है वो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि थमा हुआ है और हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अगर संक्रमण दर मैं आपके पास आऊंगा या स्थिति खतरनाक। डॉक्टर माला जी, इस पर ये एक बात और समझना ज़रूरी हो गई है कि एक जो कुदरती जो डेवलप सिस्टम होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कुदरत के हिसाब से डेवलप होती जाती है। मेरा आपसे सवाल यही है कि अब सावधानी रखनी है तो क्या, और क्या बच्चों में कोई कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं या सामान्यतः यही लक्षण होते हैं जो बड़ों में दिखाई देते हैं? जी, बच्चों में जो कोविड है हम उसको सिवियरिटी के हिसाब से या लक्षण के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। या तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जैसा उनमें कोई भी लक्षण का नहीं आ पाना, लेकिन RT-PCR या रैट टेस्ट उनका पॉजिटिव आता है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड फॉर्म जैसे हल्का बुखार रहना 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, हल्के नाक बहना, खराश रहना, खांसी आना, स्नफल्स होना जैसे हम कहते हैं, नाक बहना, और हल्के गले में खराश रहना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। कई बच्चों को पेट में दर्द या लूज मोशन और जो उल्टी आने की टेंडेंसी होती है, मतली आना, ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। ये माइल्ड वेराइटी के हैं क्योंकि इनमें नॉर्मल सैचुरेशन मेंटेन होता है। इस प्रकार निमोनिया या गंभीर लक्षण इन बच्चों में नहीं आते। जो मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं उनमें सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और 94 से कम हो जाता है। उनमें श्वास की तकलीफ भी कुछ भर के आती है और इन बच्चों को हमने एक और महत्वपूर्ण सवाल, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं यहाँ, क्या बच्चे कम्युनिटी स्प्रेड का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि एक जरिया हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत होती है कि वो ज्यादातर दूसरे बच्चों में ना फैला पाए? शायद मैं समझता हूं कि ऐसा है, डॉक्टरी भाषा में आप भी समझाइएगा। और दूसरा ये कि क्या बच्चों से बड़ों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब बड़े ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे और बच्चे जो है वो घर से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के लिए?
जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो हम नॉर्मली उनको ग्रैंड पेरेंट्स के पास में छोड़ देते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स मास है जो कोमॉर्बिडिटीज से जैसे शुगर, बीपी, इनमें इनकी तकलीफें ज्यादा होती है। बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है क्योंकि प्रति वर्ष वो 3 से 4 टाइम्स लगभग नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से ऑलरेडी जूझ चुके होते हैं। तो ऐसे में एंटीबॉडी लेवल्स नॉर्मल उनके शरीर में अच्छी होती है। अगर हम वैक्सीनेशन स्टेटस देखें तो बच्चों को हमने कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, जिसमें निमोकॉकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी आता है जो दूसरे प्रकार से संक्रमण कॉज कर सकता है। तो निमोनिया के प्रति जो वैक्सीन है, निमोकॉकल प्लस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, ये हमने अपने जो जैसा शेड्यूल है वैक्सीनेशन शेड्यूल, उसके हिसाब से बच्चों को लगाना आवश्यक है। बिल्कुल। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ डॉक्टर माला जी, और ब्रेक पर जाने के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आपसे ये सवाल होगा कि क्योंकि जो शिशु हैं, या 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 घंटे का हो, 5 दिन का हो, सवाल ये है कि उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो गर्भवती महिलाएं अभी हैं उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक डर दोनों तरफ बना रहता है। मेरा कहना गर्भवती महिलाओं के लिए ये रहेगा कि उन्होंने वैक्सीन तो नॉर्मली लगवाना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड है, तो ये किल्ड वैक्सीन है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही हमारे किल्ड वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड में बिल्कुल सेफ है। और फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी इन्होंने भी रिकमेंड किया हुआ है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन मस्ट है। दूसरा, उनका जो क्राउडेड प्लेसेस में जाना है या बिना मास्क के किसी भी मरीज के कांटेक्ट में आना जिनको सर्दी खांसी है, प्रेग्नेंट लेडीज को ये चीज कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। इसी प्रकार जो न्यूबॉर्न है उनको माँ का दूध अवश्य मिलना चाहिए। अगर माँ को कोविड भी है तो भी मदर्स मिल्क को रोकना नहीं चाहिए। शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नवजात शिशु को मिलना बहुत आवश्यक है। जी विनय, नवजात बच्चों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर कोई फोकस, अगर आपकी कभी बातचीत हुई स्वास्थ्य विभाग से, उन्होंने कोई इस पर स्पष्टीकरण दिया हो? देखिए, नवजात का जो संक्रमित होने का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डाटा आता है उसमें ये जरूर किया गया कि अगर माँ संक्रमित होती है और बच्चा उस दौरान माँ से अलग रखा जाता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए हर एक जिलों में एक NICU और ICU वार्ड तैयार किए थे, ये जिला अस्पताल में। क्योंकि पिछली बार भी दूसरे चरण में ये बात आई थी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे संक्रमण बढ़ने लगा, उसमें बच्चे संक्रमित नहीं हुए, छोटे बच्चे संक्रमित नहीं हुए, तो उसमें ये जो वार्ड है वो नहीं बनाया जा सका। लेकिन इस बार जिस तरह से बात आ रही है उस तरह से यहाँ पर पूरी तरह तैयारी करी। हर एक जिला में, यहाँ पे रायपुर में भी जो 50 बेड का जो NICU और ICU बेड तैयार किए, जनरल वार्ड तैयार कर दिए, ताकि किसी तरह से भी वो 1 दिन का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, तो अगर वो संक्रमित होता तो उसकी पूरी तरह से इलाज कर दिया। इसके अलावा जो अलग अलग जिलों में वो वार्ड तैयार किए गए हैं बच्चों के, उनमें भी वहाँ पर अगर बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका वहाँ पर इलाज किया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि जो शुरुआती दौर में जो बात आई है उसमें हल्का उनमें संक्रमण पाया गया है और वो आसानी से होम आइसोलेशन या कंटेनमेंट बना करके उनको ठीक किया जाता है। नॉर्मल दवाई दी जाती है लक्षण आधारित, तो उसमें वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरह से बच्चे संक्रमित होते हैं, उनकी गंभीरता अगर उनमें आती है तो उनको एडमिट करके इलाज किया जाएगा। ये स्वास्थ्य विभाग, इस पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो जरूर गंभीर है, और शायद बच्चों को लेकर, नौनिहालों को लेकर सरकार की अपनी अलग ही एक गाइडलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माला चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इस विषय पर ज्यादा विस्तृत चर्चा की। विनय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ओमिक्रॉन को लेकर जहां बड़े से लेकर युवा बुजुर्ग हर कोई डरा हुआ है, लेकिन सवाल बच्चों का है, क्योंकि अब ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में कई स्कूल जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अब वर्चुअली क्लासेस ना ली जाए, उनको ऑफलाइन बुलाया जाए। सवाल ये भी है कि क्या बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से हम अब भी तैयार हैं, और डर ओमिक्रॉन का भी है और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण का भी, और जो आंकड़े हमें डरा रहे हैं उसका भी। लगातार इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। सवाल ये भी एक उठता है कि क्या समाज इसके लिए तैयार है, इस पर भी आप लोगों को आगे आना होगा नौनिहालों के भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।